class 10th ka chapter. Same things have been discussed there also. And this is the 12th class chapter, chapter 1, reproduction in organisms, asexual reproduction, जिसमें एक ही जनक यानी only one parent is involved and there is no variation, no crossing over, nothing. That means identical to the parent. Example है ये देखो fission, binary और multiple दो तरह के fissions. Budding in hydra shown here. फ्रेगमेंटेशन किस में दिखाया गया बताना? स्पायरोगैरा में. हाँ, एल्गी होती है स्पायरोगैरा. और रीजनरेशन किस में दिखाया गया बताना? ये क्या ये प्लेनेरिया. जू स्पोर्स दिखाए हैं क्लेमाइडोमोनास एल्गी में निकलते हुए बाहर. कोनिडिया के द्वारा ये जो पेनिसिलियम है ये फंजाई मल्टीप्लाई करती है. गैम्यूल्स आर सीन इन स्पॉन्जेस. आई बड्स पोटैटो के, पोटैटो ट्यूबर. राइजोम यानी जिंजर. बल्ब अनियन. ब्रायोफिलम पत्थर चट. इसमें यहाँ पे देखो बर्ड्स हैं, कलियाँ, जिससे नया पौधा जैसे ये गिरेगा. ऑफसेट इन वाटर हेसेंथ यानी शॉर्निया. 12th का चैप्टर 1 उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक. वेरियस इवेंट्स शोन. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं? गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स थ्रू मियोसिस. गैमीट ट्रांसफ़र, इसमें क्या है कि गैमीट्स इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. वाटर प्लेज अ बिग रोल हेयर. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल. हेयर द गैमीट्स मीट इनसाइड द फीमेल बॉडी. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि जाइगोट का बनना फ्रॉम द गैमीट्स, मेल एंड फीमेल. एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टेजेस. एंड फाइनली द ऑफस्प्रिंग. ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये फिलामेंट है, तो ये क्या है? एंथर. द यंग एंथर ट्रांसफर सेक्शन हैज़ बीन शोन हेयर. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, they will undergo meiosis to form 4 pollen grains in the form of a tetrad. 1 pollen grain has been shown here. Hard outer layer, exine. अंदर वाली intine. Exine is made of sporopollenin, one of the most resistant organic materials known to us. Germ pores, apertures. So inside we can see 2 cells, that is the vegetative cell and generative cell. ये एक पिस्टिल की ये ओवरी दिखाई हुई है. इसमें हमें प्लेसेंटा और ओव्यूल नज़र आ रहे हैं. और सेंटर में ये जो पिंक पिंक बनाया ये क्या है? एम्ब्रियो सैक. तो पहले तो ये मेगास्पोर मदर सेल के रूप में यहाँ पड़ा होता है ना, डिविजन्स होती हैं. तो ये डिविजन्स दिखाई हैं कि एमएमसी की डिवीज़न. 1 से बने 2 सेल्स, 2 से बने 4, लेकिन 3 अनइक्वल और बहुत छोटे छोटे हैं. एक बड़ा सा है यानी कि मेगास्पोर बन गया. ये तीनों तो डाई हो गए, डिजेनरेट हो गए. लेकिन मेगास्पोर विल फॉर्म टोटल 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक. ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है. ये एग है. एग जब मेल गैमीट से मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं और एम्ब्रियो बनेगा. डबल फर्टिलाइजेशन दिखती है हमें यहाँ पे और एम्ब्रियो बनता है. चैप्टर 3 द ह्यूमन male reproductive system shown here. Highly simplified diagram. The prostate gland, bulbourethral gland, seminal vesicle, vas deferens, tube-like structure, epididymis, the testis. They are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. This is the urethra. The human female reproductive system shown here. Diagrammatic diagram. The 2 ovaries. Ovaries gametes produce करती हैं. Ova and female hormones produce करती हैं. The fallopian tube यानी कि oviduct, ये ovary ligament से attached होती है. Again in chapter 8 class 10th we have already studied all this. Primary sex organs, the testis and the ovary, ये gametes produce करते हैं और इस process को कहते हैं gametogenesis. ये दिखाया हुआ टेस्टिस में गैमीटोजेनेसिस होता हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस. ये इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिस के, ये नीले नीले से ये मुड़े मुड़े. और इसको एक बड़ा करके दिखा दिया देखो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर. और इसका भी एक छोटा सा सेक्शन यहाँ दिखाया गया, छोटा सा टुकड़ा. स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं
उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गया, ये ऑरेंज ऑरेंज वाला। उसके बाद स्पर्मेटिड बन गया उसमें से, और फाइनली स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कैविटी में। ये सर्टोली सेल्स ये नरिशमेंट प्रदान करते हैं ग्रोइंग स्पर्म को। स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म शोन हेयर, हेड, मिडल पीस हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया इन इट। ये ओवरी का ही एनलार्ज व्यू है देखो, और सेक्शन है उसका, कटा हुआ भाग है ओवरी का। फॉलिकल्स दिखाई गई हैं अलग अलग स्टेजेस पर मैच्योर होती हुई। द मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल ये वाली, इसमें से ये क्या निकला, ओवम निकला, ओव्यूलेशन। तो ये जो फॉलिकल है ये क्या है, कॉर्पस लुटियम। हेयर दिस इज द ओवम विद द वेरियस लेयर्स। चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12th, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, certain abbreviations. Same kind of chapter we have dealt with in 10th also, chapter 8, जीव जनन कैसे करते हैं. Some topics similar, the birth control topic, etc. IUCD, intrauterine contraceptive device. RCH, reproductive and child health care. STD की full form क्या है? Sexually transmitted disease, for example syphilis. CDRI, Central Drug Research Institute. MMR, maternal mortality rate. MTP, medical termination of pregnancy. VD, venereal disease. RTI, reproductive tract infection. PID, pelvic inflammatory disease. ART, assisted reproductive technologies. IVF, in vitro fertilization. And ZIFT यानी zygote intrafallopian transfer. Mendel, the father of genetics, he gave the monohybrid cross जिसमें सिंगल ट्रेट को देखा गया. He conducted breeding experiments on garden pea, that is Pisum sativum. ये पेरेंट है, tall and dwarf, both are homozygous. ये इनके गैमीट्स जुड़ गए और ये F1 जनरेशन बनी, फर्स्ट फिलियल TT, कैपिटल एंड स्मॉल, यानी कि फिनोटिपिकली तो ये टॉल थी जनरेशन, सारे के सारे टॉल थे इसमें प्लांट्स, कोई भी शॉर्ट नहीं था, लेकिन छोटा टी रिसेसिव छुपा हुआ था. आगे इनकी सेल्फिंग करा दी गई, 1:3:1 रेशो आया इसमें अब की बार. तो होमोजाइगस टॉल 25%, होमोजाइगस डॉर्फ ये भी 25%, और ये है दोनों 75%. दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 75%. दैट इज द tall heterozygous. Law of dominance, when two individuals of a species, they are differing in the pair of contrasting characters or traits, when they are crossed, the traits that appear in the F1, those are the dominant traits. Alternate form will be hidden, that is the recessive form. इसी तरह से है law of segregation, also called law of purity of gametes. That means the member of allelic pair that remain together in the parent, they will separate out during gamete formation. Or dihybrid cross, a cross between two individuals of a species where the inheritance of two pairs of contrasting traits or characters are taken. For example, round and yellow seeds or wrinkled or green seeds. इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाए तो F1 में हमें क्या दिखाई दिए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में राउंड और येलो ये डोमिनेटिंग एलील्स हैं. सारे के सारे पौधे राउंड येलो होंगे सीड्स वाले. द F2 जनरेशन, इसमें हमने ये जो गैमीट्स आपस में मिले जा रहे हैं, पूरे नहीं लिखे हैं, इनको पूरा करके देखते हैं. ये देखो R और R को तो जोड़ा है यहाँ पे, और Y नहीं किया, तो ये Y हो गया यहाँ पे. अब इसको पकड़ो और इसको देखो, इसका R और R तो पहुँचा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमने Y और Y नहीं दिखाया, कैपिटल Y है ये. उसके बाद यहाँ पे देखो R तो पहुँचे हुए हैं, लेकिन Y अगेन R एंड Y, यहाँ पे दोनों Y छोटे छोटे. अगले वाले स्क्वायर में देखो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y. इस तरह से हमें क्या नज़र आएगा, 9:3:13
3:1 रेशो मिलेगा, जिसमें 1 वाला ये कौन सा पड़ा है, ये देखो ना, ये वाला है प्योरली रिसेसिव वाला। ये दोनों ही टॉपिक हमने 10th में कवर किए थे। जब किसी सिंगल जीन में म्यूटेशन आ जाए, कोई ऑल्ट्रेशन आ जाए, तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, color blindness, thalassemia. Such Mendelian disorders may be dominant or recessive. Hemophilia, a sex-linked disorder, recessive disease transmitted from unaffected carrier female to the male progeny, male child. आपको ब्लड क्लॉटिंग का पता है, ये क्लॉटिंग हो गई है, ये वूंड था, इसकी क्लॉटिंग हो गई। ये क्लॉटिंग पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ना, कास्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो एक प्रोटीन पर्टिकुलर इस क्लॉटिंग के दौरान दिस इज़ अफेक्टेड, XHY, ये किसका जीनोटाइप है, अफेक्टेड मेल का, XHX, ये कैरियर फीमेल को दर्शाता है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोम्स यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स वो इन्वॉल्व होते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोम recessive disorder, inborn error of metabolism. Affected individual lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine. Phenylalanine finally gets converted into phenylpyruvic acid. This accumulates in the brain, resulting in mental retardation. And now some chromosomal disorders. These are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. जब भी सेल डिवीज़न में गड़बड़ होगी, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स फ्रॉम द क्रोमोसोम्स में गड़बड़ होगी। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स टूटते हैं, क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स बनकर चलते हैं पोल्स की तरफ, ऑपोजिट पोल्स। तो अगर ऐसा ना हो और टूटे ना और पूरा का पूरा ही एक तरफ को चला जाए, तो यहाँ कमी हो गई ना क्रोमोसोम की, और यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जो गैमीट्स बनेंगे वो एबनॉर्मल बनेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21। ये जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है, द ऑटोसोम, ये होने थे 2 नॉर्मली, हर इंसान में ये सेल्स के अंदर 2 होंगे, लेकिन इसमें ये तीसरा भी आ जाता है। इसके हर सेल में अफेक्टेड इंडिविजुअल के एक एक्स्ट्रा भी होगा 21, तो ट्राइसोमी तभी कहते हैं इसको, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 2n+1 हो गया ये। अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी शॉर्ट स्टेचर्ड, छोटी हाइट का होगा, स्मॉल राउंड हेड होगा उसका, ब्रॉड फेस होगा, फ्लैट फेस, टंग में फरो होगी और बिग होगी, पार्शली ओपन रहेगा माउथ, द पाम इज ब्रॉड बिग हैविंग अ क्रीज रिंकल इन इट। फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डिसेबिलिटीज, रिटार्डेशंस। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो होना था तो ये मेल था जो नॉर्मल था, दिस वॉज अ मेल ऑफस्प्रिंग, मेल इंडिविजुअल XY, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया। देखो, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम results in the karyotype of 47, not 46, XXY. Such an individual will have overall masculine development, boy-like, gent-like, man-like, lekin there will be some feminine development also, development of the breast, that is gynecomastia. Such an individual will be sterile, not able to give rise to young ones. एक और chromosomal disorder, Turner syndrome, due to absence of one of the X chromosomes in the female. ये फीमेल थी यानी XX होना था इसको, तो अरे लेकिन ये क्या हुआ, एक X गायब, यानी 45 karyotype. Such females will be again sterile. Why? Because the ovaries are rudimentary. Sterile ovaries are there.
Secondary sexual characters are underdeveloped. Feminine characters are very less, very low. डीएनए के बारे में भी हम 9th-10th में जगह जगह अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे हैं. डीएनए द जेनेटिक मटेरियल. Watson and Crick, they have been credited in 1953 to have given the double helical structure of DNA. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हमें दिख रही हैं. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में होंगे बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, दैट इज द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स. पेंटोस शुगर होगी इसमें. डीऑक्सीराइबोस होती है डीएनए में शुगर. फॉस्फेट ग्रुप होगा. बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स गो एंटी पैरेलल टू ईच अदर. These two strands of the chains, they are held by hydrogen bonds. ये देख रहे हो आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ टी और ए के बीच में. ए और टी बनाते हैं डबल बॉन्ड. सी और जी बनाते हैं सदा ट्रिपल बॉन्ड आपस में. चेन्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन. द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर्स, जिसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं हर टर्न के अंदर. यानी 2 बेसिस के बीच में अगर आप देखें तो आपस में बीच में कितना होगा, इसका मतलब 0.34 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होगा. 3.4 डिवाइडेड बाय 10. सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. दिस स्टेट्स दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू द आरएनए टू द प्रोटीन. क्लास 10th, chapter 9. And the same topics going on here in 12th. So bio is not that difficult, remember. आनुवंशिकता और विकास, all the same topics. साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि सबसे पहले लाइफ कैसे आई धरती पर, क्या हुआ था. दिस वॉज सॉल्व बाय ऑपेरिन एंड हल्डेन. उन्होंने प्रपोज किया कि लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. प्रिमिटिव अर्थ में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वही सेम कंडीशंस क्रिएट कर दी गई. कुछ गैसेस जैसे मेथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, ये डाल दी गई. जैसे लाइटनिंग होती है नेचुरल, वैसे ही इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया एक क्लोज्ड फ्लास्क में. फाइनली उससे एमिनो एसिड्स वगैरह बन गए थे. और एक बार बन गई लाइफ तो उसके बाद इवॉल्व होती गई. ये बोगेनविलिया, ये है स्टेम स्पाइन. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कुकर बीटा में, स्टेम टेंड्रिल है ये. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स हैविंग द सेम origin, same structure, but different functions. Another example of homologous organs. 4 limbs of man, cheetah, whale, bat have been shown. 4 limbs of vertebrates. All these have one bone here, one bone here. देखो ये है ह्यूमरस. बाकी बोन्स भी बिल्कुल सेम जा रही हैं. देखो यहाँ 2 हो गई हैं. होमोलोगस ऑर्गन्स हैं हैविंग द सेम structure, origin, but different functions to perform. Look at this bird. Its wings and the wings of the butterfly have the same function, very obvious, but different origin, entirely different origin and structure. So this is example of analogous organs. 9th class, chapter 13. हम बीमार क्यों होते हैं? Most of the diseases are also covered in 12th here now. The female anopheles is the one which causes malaria in the human beings. इसके अंदर होता है plasmodium which is transferred to us through the saliva. And Amoeba histolytica. What does it cause? Remember? Amoebic dysentery, pechish, loose motions. Ascaris, the small one. ये कौन सा है? Yes. द मेल. एस्कैरियासिस डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में. एलिफेंटियासिस, इतने मोटे मोटे सूजे सूजे से पैर, लिम्स. वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी के द्वारा कॉज्ड. फिलेरियासिस भी कहते हैं इसको. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का रोग, कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV. कैंसर, दिस इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़.
कैंसर में अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो जाती है सेल्स के अंदर, सेल्स रुकते ही नहीं, माइटोसिस उनमें रुकती नहीं, वो बढ़ते जाते हैं, ट्यूमर बन जाता है। ड्रग अब्यूज़, alcohol abuse also have been a constant trouble for mankind. How to increase the food in our country, food production in our country? खाद्य संसाधनों में सुधार, chapter 15th, same topics being studied here in 12th. Crossbreeding experiments have been done by scientists. The female, suppose high milk yielding female is taken up, superior cow, and it is crossed with disease resistant, suppose variety of the superior bull, that is the male animal, to get a hybrid having both the nice features, that means better than the parents. Rearing of the honey bee is called apiculture. Why? To get honey, of course, and also wax. Pisciculture, rearing of fishes, edible fishes in the waters, be it marine, be it fresh. All these topics we also study in class 9th as well. हरित क्रांति, द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में कमी थी खाद्य संसाधनों की, अचानक से वीट राइस बहुत बढ़ गए, यील्ड बहुत बढ़ गई, थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द वीट. सीवेज, गंदा पानी, वेस्ट वाटर ऑफ द सिटीज, इसको सीधा ही क्या नदियों में डाल दिया जाएगा? नो, द रिवर विल गेट पोल्यूटेड, hence it is treated and then it is put into the river. Primary treatment, physical techniques like filtration, sedimentation are used in the primary process. 8वीं में भी पढ़ा है हमने ये, 10th में पढ़ा है. इस एफ्लुएंट को अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इस वाटर को भेज देते हैं. इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट द वाटर इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स. इससे यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स वाटर में आ जाते हैं. ये माइक्रोब्स बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो एफ्लुएंट में होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं. तो इस तरह एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से वाटर को ट्रीट करके साफ़ कर देते हैं. अ बायोगैस प्लांट देखकर याद आया, 10th ऑल्सो द डाइजेस्टर. इस चैम्बर के अंदर डंग और वाटर डाल दिया जाता है. यहाँ पे सड़ता गलता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. इससे गैस पैदा होती है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. इस सारे के मिक्सचर को बायोगैस कहते हैं. मैन्योर टू इज़ द साइड प्रोडक्ट. इस डायग्राम को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? Yes, we have been studying this for so long in various classes about rhizobium bacterium growing in the root nodules of the leguminous plants. इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. This is showing mycorrhiza, the association, symbiotic association between the higher plants and the fungi. The fungi absorb phosphorus from the soil and pass to the plant. मान लो कि किसी जीन या प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज चाहिए, हमारे को बहुत सारा चाहिए. उसे मनुष्य में से निकाला जाएगा, डोनर सेल में से ले लिया जाएगा, डीएनए एक्सट्रैक्टेड आउट with the help of various enzymes. Restriction endonuclease enzyme, the Caesars, molecular Caesars, ऐसा वाला एंजाइम वो डीएनए को कट कर देगा, कट, और पीसेस बन जाएंगे डीएनए के बहुत सारे. ये बड़े बड़े पीसेस हैं, छोटे बड़े कई प्रकार के. इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा इलेक्ट्रोड्स लगाकर, ये देखो इनको एक जगह रखा हुआ है. ये ऐसे लग रहा है जैसे ये ट्रैक है और ये भागने वाले हैं. ठीक है, ये मानो ये ट्रैक है भागने वाला. तो सोचो ए, बी और सी, ये 3 टुकड़े हैं मान लो. एक लंबा टुकड़ा, एक छोटा, एक उससे भी छोटा. तीनों को अगर मान लो यहाँ एनोड तक पहुँचना है, यहाँ तक भागना है, तो कौन सबसे तेज़ भागने वाला है, जल्दी पहुँचने वाला है? ऑफ कोर्स सी, क्योंकि सबसे छोटा है. तो यहाँ पे क्यों रखा भाई डीएनए को? क्योंकि डीएनए नेगेटिव होता है. हमारे को स्मॉल डीएनए के बहुत सारे पीसेस मिल जाते हैं. हैविंग दैट जीन, अब इसको फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाकर कट, और कैसे कट किया जाएगा? इन वाले डीएनएस को, बेस को ये कट कर देगा स्टिकी एंड्स बनाकर. ये एंड्स हैं, देखो एंड्स दिख रहे हैं हमारे को.
ऐसे ही यहाँ पे एक और कहानी चल रही है, प्लाज्मिड की कहानी, यानी कि वेक्टर डीएनए। ये होता क्या है प्लाज्मिड, कि ये बैक्टीरिया में मिलता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब क्रोमोसोमल नहीं है ये डीएनए, क्रोमोसोम से हट के है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक सारी इसी पे आधारित है। इसको निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लिया जी, इकोलाई से निकाल लिया और इसको कट करवा दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा और स्टिकी एंड्स बनवा दिए। यहाँ पे पैलिंड्रोमिक साइट्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स। उन साइट्स को देखकर ही, उनके आधार पर ही कटिंग होती है बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और स्टिकी एंड्स बन जाते। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों ही के लिए यूज़ किया जाए तो दोनों के स्टिकी एंड्स भी सेम तरह के बनते हैं। The resultant DNA fragments will have the same kind of sticky ends. Hence, they can be joined very easily together using DNA ligases enzyme. तो ligase enzyme जो joining वाला एंजाइम होता है, जोड़ता है, ऐसा वाला एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा, इस डायग्राम में देखिए। और इस तरह से फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस, और ये क्या बन गया, अब ये प्लाज्मिड कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके टूटे हुए टुकड़े में डीएनए डाल दिया गया फॉरेन वाला, जो हमें चाहिए था। ये वाला जीन हमें चाहिए था, ये वाला डीएनए हमें बहुत तादाद में चाहिए, या इसकी ये जो प्रोटीन बनाएगा वो बहुत सारा चाहिए। तो बात तो एक ही है, जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बदले हुए डीएनए को, इकोलाई, इसमें डाल दिया जाएगा वापस, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो होस्ट विल मल्टीप्लाई नेचुरली, तो होस्ट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, 1 से बने 2, 2 से बने 4, और आपका जीन भी अकॉर्डिंगली बढ़ता जा रहा है। आपने बहुत आम सुना होगा कि किसी को इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के जी, लेकिन लॉन्ग बैक इन द पास्ट टाइम्स देयर वॉज नो इंसुलिन अवेलेबल, ह्यूमन इंसुलिन नहीं था। तो इंसुलिन कहाँ से मिलता था डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को? उनको मिलता था पिग्स से या कैटल से, उनको मार कर। लेकिन उससे क्या हो जाता था, एलर्जीज, रिएक्शंस यूज्ड टू हैपन इन द पेशेंट। ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाया जाए? इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन, ये बना हुआ है 2 चेन्स का, ए चेन और बी चेन, लेकिन बीच में एक सी पेप्टाइड करके भी जुड़ाव होता है, एक और चेन, कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी हट जाता है। यही प्रॉब्लम आ रही थी जेनेटिकली इंजीनियर करने में इंसुलिन को। 1983 में एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी एली लिली, इसने 2 चेन्स बना डाली, ए और बी बना लिए, दोनों को ही ई कोलाई के प्लाज्मिड्स, ई कोलाई के जो ये वेक्टर्स हैं जो मदद करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, उन प्लाज्मिड्स के अंदर इनको इंसर्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन और ई कोलाई मल्टीप्लाई करता, बहुत सारी ए और बी अलग अलग सेपरेटेड चेन्स मिल गई, इनको कंबाइन कर दिया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से जोड़ दिया गया। तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन तैयार है। These topics of class 12th have already been studied in class 10th also. Chapter 15, हमारा पर्यावरण, ecosystem, a unit comprising of the biotic and abiotic organisms of an area. इससे मिलता जुलता एक टर्म biome. Ecosystem is a small area. Biome is always a large area having many ecosystems in it. Biome इसकी पहचान है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिम्स, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। Abiotic factors, the non-living factors in the biome, in the ecosystem. Biotic factors, the living component. Allen's rule, the organisms in the cold areas tend to have smaller body parts, क्योंकि जितनी एक्सट्रीम होगी बॉडी उतना हीट लॉस ज़्यादा होगा। Look at these 2 hairs, that is a kind of rabbits. In plains, this Lepus genus has such long ears, whereas here the ears are shortened up, the body is small. Some adaptations. Opuntia, नागफनी, इसके संकन स्टोमेटा हम देख पा रहे हैं। ओपनशिया के छुपे हुए हैं, देखो, हिडन, सूरज से ढके हुए, ताकि वाटर लॉस बहुत कम हो। ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने। दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन, आहार श्रृंखला। एंड वेयर डिड यू रीड इट?
Again class 10th. So the transfer of food energy from one level, trophic level to the next is called the food chain. फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, इंटरेक्ट करती हैं. 10th में और 12th में ही हमने पढ़े हैं पिरामिड्स रिगार्डिंग द फूड चेन्स, फूड वेब्स. नंबर वाला होता है पिरामिड, एक बायोमास वाला होता है पिरामिड, एनर्जी वाला पिरामिड होता है, अपराइट होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं पिरामिड्स. सो ये वाला कौन सा लग रहा है? ये जो बनाया हुआ है ये वाला है अपराइट, इसको अपराइट कहेंगे. ये वाला इन्वर्टेड है क्योंकि देखो इसका पॉइंटेड वाला नीचे आ रहा है. अगर ग्रासेस यानी प्रोड्यूसर्स के नंबर को देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारी घास खाएगा. कोई 2 इंसेक्ट 4 इंसेक्ट खाएंगे और उन 4-5 इंसेक्ट्स को एक अकेला फ्रॉग खा जाएगा. तो नेचुरली फ्रॉग इकलौता हुआ, इंसेक्ट थोड़े से हुए, ग्रास बहुत सारी हुई, तो बेस बन गया बड़ा सा पिरामिड ऑफ बायोमास. वो भी यहाँ पे अपराइट है और ये यही दर्शा रहा है फिगर. उसमें भी ग्रास का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा. अगेन अपराइट. पिरामिड ऑफ एनर्जी वो भी यही वाला ही फिगर है और ये है अपराइट, इरेक्ट. और ये सदा ही इरेक्ट पिरामिड बनेगा एनर्जी वाले में, क्योंकि एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन. यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. तो कुछ पिरामिड इन्वर्टेड भी मिलते हैं, बायोमास के या नंबर के हो सकते हैं. दे हैव अ शॉर्ट स्पैन, द फाइटोप्लैंक्टॉन्स. तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में ये जो हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इनका बायोमास कम होगा एज कंपेयर टू द फिशेस. Chapter 15th of class 12 and some of the topics also covered under Chapter 16 class 10th. एक है in situ conservation of biodiversity, एक है ex situ conservation संरक्षण. in situ conservation वो संरक्षण जिसमें जीव जंतुओं को उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने देते हैं. तो फिर ex situ conservation क्या है? Conservation and protection of selected rare plants, rare animals in places outside their natural habitat. मतलब अननेचुरल स्थितियों में उनको रखा जाता है, सॉर्ट ऑफ पाला जाता है. Look at these sketches. Look at these sketches. Biosphere Reserve, Wildlife Sanctuary, National Park, Zoo. इनमें से कौन से वाले आपको लग रहे हैं इन सिटू एक्स सिटू? जू कौन सा होगा, इन सिटू या एक्स सिटू आपके मुताबिक? हाँ, एक्स सिटू. व्हाट अबाउट नेशनल पार्क? इन सिटू. व्हाट अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इन सिटू. एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व, इन सिटू. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टैबू ऑन पोचिंग. इंडिया हैज़ प्रेजेंटली 90 नेशनल पार्क्स. बायोस्फीयर रिजर्व्स कितनी है? 14. India has 492 wildlife sanctuaries at present. Just imagine, एक ग्रीडी किसान खूब डीडीटी का स्प्रे किया पैदावार बढ़ाने के लिए. डीडीटी एक पॉइजन. बारिश हुई, डीडीटी पहुंच गया पड़ोस के तालाब के पानी में. कितना? 0.003 ppm मान लो. इस पानी को यूज़ किया जू प्लैंक्टन्स ने. अब इनमें मात्रा कितनी हो गई डीडीटी की? कंसंट्रेशन हो गई 0.04 ppm. स्मॉल फिश ने फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स को खा लिया. अब स्मॉल फिश में कितना हो गया डीडीटी? 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन. स्मॉल फिश को खा गई बड़ी फिश, 2 ppm. इतना ज़्यादा. अब लास्ट ट्रॉफिक लेवल सी बर्ड ने बिग फिश को खा लिया और सी बर्ड के अंदर भी डीडीटी पहुंच गया. कितना? 2.5 ppm, सबसे अधिक. दैट मीन्स किसी भी फूड चेन में लास्ट में जो होता है ट्रॉफिक लेवल, उसमें मैक्सिमम होता है टॉक्सिन का लेवल पहुंच जाता है. इसी को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन. चैप्टर 15 क्लास 10th एंड चैप्टर 16 12th बायो, सेम टॉपिक्स.